मनोज जी, यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए, यूक्रेन कह रहा है, वहां के राष्ट्रपति का बयान आया है, बकायदा उन्होंने रूस के नागरिकों के नाम एक चिट्ठी लिखी है रूसी भाषा में। उन्होंने पुतिन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एक तरह से कहीं भी जो जिस तरीके से बातचीत का कोई हल होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है और लगातार यूक्रेन अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। जिस तरह की उम्मीद पश्चिमी देशों से वो कर रहा था वो उसे मिल नहीं रही। अब यूक्रेन के सामने क्या लग रहा है, आप क्या विकल्प है? मैं नहीं समझता हूं कि कोई और विकल्प है। मुझे लगता है कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। रूस ने ये साफ कल जो पुतिन ने जो बयान दिया था, जो स्पीच दिया था, वहां पे उन्होंने साफ कहा था कि हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेंगे। इसका मतलब कि पूरी सैन्य शक्ति उसकी खत्म की जाएगी। तो इसका मतलब उसके पहले किसी किस्म का समर्पण तो जरूरी है। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि हम उसको डीनाज़ीफाई करेंगे। ये उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जो वहां की जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है, मतलब नाज़ी का नाम इस्तेमाल किया था। नाज़ी तो वैसे जर्मनी में हुआ करती थी किसी जमाने में, तो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। पर मुझे लगता है कि इस शब्द का अर्थ ये है कि वो चाहते हैं कि वहां नेशनलिस्ट जो यूक्रेन में हैं उनको वहां से खत्म किया जाए, भगाया जाए या गिरफ्तार किया जाए। तो नतीजा अंत में यह होगा कि यूक्रेन एक सॉवरेन मुल्क के तौर पे मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये उनका लक्ष्य है, और ये लक्ष्य, क्योंकि कोई भी मैं कहूंगा जो सॉवरेन नेशन होता है, सॉवरेन देश होता है, अपनी प्रभुत्व में उसके सबसे बहुत उसका एक प्रतीक होता है कि उसकी आर्म फोर्सेस, मतलब उसकी मिलिट्री। और यहां रूस कह रहा है कि हम उसकी मिलिट्री को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, डीमिलिटराइज करने की बात रशिया यहां पर कर रहा है। मनोज जी, कादम्नी, यहां पर जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि यूक्रेन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बने आत्मसमर्पण कर सकता है। हम जानते हैं कि पहले फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब जो हालात हैं वो पहले जैसे नहीं है। ऐसे में किसी भी देश की संप्रभुता के साथ जब छेड़खानी की जाती है, खिलवाड़ किया जाता है, और कहीं ना कहीं यूएन जैसी जो है संस्था वो भी जो है उसको रोक पाने में कामयाब नहीं होती है, तो नतीजा क्या लगता है इसका आपकी नजर में? देखिए, नतीजा यही है कि जो यूरोप हमने देखा है आज तक। आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं कादम्नी से मेरा ये सवाल था। अच्छा। जी जय, जो अभी हम हालात देख रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी पर रूस की सेनाएं हैं, ऐसा बताया जा रहा है यूक्रेन की राजधानी कीव से। और वहां पर जो सिविलियंस हैं उनको हथियार डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं यूक्रेन की सरकार की तरफ से। 18 से 60 साल के बीच के जितने पुरुष हैं उनको यूक्रेन छोड़ने के लिए मना किया गया है। तो भले ही यूक्रेन कितना भी कमजोर हो और आज की तारीख में खुद को अकेला पा रहा हो, क्योंकि नेटो ने साफ तौर पर कहा है, राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अमेरिका के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां पर सेना नहीं भेजी जाएगी। जो नेटो अलाइज हैं सिर्फ उन्हीं के डिफेंस के लिए है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर किसी देश के ऊपर ऐसे बन आती है, तो यूक्रेन जैसा देश भी, जो कि रूस के मुकाबले सैन्य शक्ति में बहुत कम है, वो भी अब ठान कर बैठा है कि जो भी हो वो कर गुजरेगा। यानी अपनी तरफ से वो पूरी तरह से लड़ाई करेगा ताकि उसकी संप्रभुता, उसकी आजादी जो है वो बची रहे। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा, अगर जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि वो आत्मसमर्पण कर दे, उसमें उसका फायदा होगा, जान माल का नुकसान कम होगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो वो पूरी तरह से लड़ाई करेगा, लेकिन उसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। एक चीज ये भी तय है, जैसा कि अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो रूस ने बनाई हुई है। ये उसके इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका ने बताया है, और उनमें इन लोगों के नाम है जो कि लीडर्स हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं या फिर बाकी जो नेशनलिस्ट जो है उनके नाम है, कि उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज जरूर है। यहां पर हमको देखना होगा कि आखिर कितना वक्त लगता है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। वो पार पाएगा रशिया जैसे सुपर पावर से, ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाएगा। लेकिन कितना वक्त लगेगा, बस यही देखने वाली बात है, और कितना जान माल का नुकसान होगा ये देखने वाली बात है। और यूएन, आपने जैसा कहा, यूएन अभी तक जो भी बोल चुका है उसको पुतिन ने सुनने की जरूरत तक नहीं समझी है। जया।